गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आपका एमडीनो क्लासेस में। देखो, आज इस क्लास में मैं एविडेंस एक्ट का डाइन डिक्लेरेशन जो है, मृत्युकालिक कथन जो हम पढ़ते हैं, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। डाइन डिक्लेरेशन क्या होता है, कब इनके स्टेटमेंट्स नोट किए जाते हैं, कब डाइन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट माने जाते हैं और कब नहीं माने जाते हैं, प्लस सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी को पता होगा, डाइन डिक्लेरेशन एविडेंस एक्ट में मेंस का अपने आप में 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर मैं पुराने एक्ट की बात करूं तो डाइन डिक्लेरेशन हम पढ़ते थे 32 में। अब 32 कंप्लीट डाइन डिक्लेरेशन नहीं है, 32 का क्लोज 1 ही डाइन डिक्लेरेशन है। नए बीएसए की बात करूं तो बीएसए में सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 ही क्या बात करता है, डाइन डिक्लेरेशन के बारे में बात करता है, मृत्युकालिक कथन के बारे में बात करता है। अब बात सुनो कि ये जो डाइन डिक्लेरेशन होते हैं, मृत्युकालिक कथन जो होते हैं, उनका मतलब ये होता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ स्टेटमेंट करके और मर जाता है, कुछ बात कही और बात करने के थोड़ी देर बाद या कुछ टाइम बाद मर जाता है, तो जो जो बातें उसने कही है उसके वो स्टेटमेंट क्या माने जाते हैं, मृत्युकालिक कथन माने जाते हैं, जिसे डाइन डिक्लेरेशन भी अपने बोलते हैं। अब बात आती है कि अगर व्यक्ति ने स्टेटमेंट कहे, मर गया, तो डाइन डिक्लेरेशन, लेकिन नहीं मरा तो वो नॉर्मल एविडेंस की तरह ही यूज किए जाएंगे, जिसे अपने कोरोग्रेटिव एविडेंस, समपोषक साक्ष्य भी अपने उसे कहते हैं। अब ये समपोषक साक्ष्य नॉर्मल जैसे बाकी केसेस में एज एविडेंस चीजें यूज होती है, उसी तरीके से क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ये माने जाते हैं हमारे मृत्युकालिक कथन। जब कोई व्यक्ति कुछ बातें करके और मर जाता है, देन उनके स्टेटमेंट्स को हम एज अ डाइन डिक्लेरेशन यूज करते हैं। अब डाइन डिक्लेरेशन कब और किन परिस्थितियों में माना जाता है, ध्यान से देखना कि डाइन डिक्लेरेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है डीडी। डाइन डिक्लेरेशन ऐसा कथन जो सुसंगत है। पहली बात तो ये प्री का क्वेश्चन क्लियर कर लो कि डाइन डिक्लेरेशन रेलेवेंट फैक्ट माने जाते हैं। रेलेवेंट मतलब सुसंगत तथ्य माने जाते हैं। ये डाइन डिक्लेरेशन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में होते हैं। ये जो डाइन डिक्लेरेशन होते हैं, ये व्यक्ति जो स्टेटमेंट करता है अपनी मृत्यु के कारण के बारे में करता है। क्योंकि देखो क्या होता है, डाइन डिक्लेरेशन में ये समझा जाता है, ये माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसी मरणासन की स्थिति में पड़ा है, उस समय पे वो झूठ नहीं बोलता है। मतलब कोर्ट उसके बारे में शेल प्रिजम्पशन करेगा कि जब व्यक्ति ऐसी हालत में था और उसने जो स्टेटमेंट कहे वो सही माने जाएंगे, जब तक उसको डिस्प्रूव नहीं कर दिया जाता। तो जब भी किसी व्यक्ति द्वारा अपनी डेथ के रीजंस के बारे में जो भी बात बताई जाती है और कहने के बाद वो मर जाता है, तो वह मृत्युकालिक कथन होते हैं और वो रेलेवेंट माने जाते हैं। या ऐसे ट्रांजैक्शंस की परिस्थिति के बारे में है, मतलब कि जब वो स्टेटमेंट कर रहा है तो वह किसी ट्रांजैक्शन से कनेक्टेड है, ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताता है जिसके बारे में ऑलरेडी कोई डाउट चल रहा है, जिसके बारे में ऑलरेडी कोई क्वेश्चन चल रहा है, कोई बात चल रहा है, उसके बारे में अगर वो व्यक्ति ने स्टेटमेंट बताया और उसके बाद मर गया तो डाइन डिक्लेरेशन। या जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की मृत्यु हुई, मतलब कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में पड़ा है और उसने बताया कि मैं इस सिचुएशन में कैसे आया, किसकी वजह से आया, अब उसने वो बातें बताई और उसके बाद वो मर गया, तो वो सारे स्टेटमेंट क्या माने जाएंगे, डाइन डिक्लेरेशन माने जाएंगे। तो ये डाइन डिक्लेरेशन के जो स्टेटमेंट होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं,
किसी व्यक्ति द्वारा अपनी ही मृत्यु के कारण के बारे में होते हैं, समव्यवहार की परिस्थिति के बारे में होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो वो स्टेटमेंट रेलेवेंट होते हैं और डाइंग डिक्लेरेशन माने जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ केस लॉस की। पहला केस है हमारा मदन वर्सेस महाराष्ट्र राज्य 2018 का केस है। अब इस केस में हमें कहा कि ये जो डाइंग डिक्लेरेशन की स्टेटमेंट है वो हियरसे एविडेंस के अगेंस्ट रूल का अपवाद है, क्योंकि हियरसे एविडेंस का मतलब होता है सुनी सुनाई बात, मतलब कोर्ट सुनी सुनाई बात के बारे में बातों को एडमिट नहीं करता है। लेकिन डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, इस हियरसे एविडेंस के रूल के अगेंस्ट एक एक्सेप्शन माना जाता है, अपवाद माना जाता है। तो ये 2018 का केस मदन का वेरी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद सेकंड केस की बात करते हैं, धर्मपाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 का केस है। इस केस में क्या हुआ था सुनना, एक व्यक्ति ने जिसके साथ घटना घटित हुई थी, घटना घटित होने के बाद वो पुलिस स्टेशन गया, उसने एफआईआर लिखवाई। एफआईआर लिखवाने के बाद उसी एफआईआर पे अपने सिग्नेचर किए, अंगूठा लगाया। कुछ टाइम बाद वो व्यक्ति मर गया। तो अब यहाँ पर जो उस व्यक्ति ने एफआईआर करवाई वो एफआईआर क्या मानी जाएगी, डाइंग डिक्लेरेशन मानी जाएगी, मृत्युकालिक कथन माने जाएंगे। तो इस केस में एक व्यक्ति ने एफआईआर की और एफआईआर पे अंगूठा लगाया और उसके पश्चात उसकी डेथ हो गई, तो उसको क्या माना गया, एज अ डाइंग डिक्लेरेशन कंसिडर उसको किया गया। नेक्स्ट थर्ड केस कहते हैं मणिबेन वर्सेस गुजरात राज्य 2007 का केस था। इस केस में कहा कि ये जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट करने के जस्ट बाद ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे स्टेटमेंट करता है और उसके कुछ टाइम बाद मरता है तभी भी उन स्टेटमेंट को हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन यूज कर सकते हैं। तो मणिबेन वर्सेस गुजरात राज्य का केस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद नेक्स्ट केस की बात करते हैं दर्शन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1983। इस केस में कहा कि जब भी डाइंग डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट किए जा रहे हैं तो वो इतने विश्वसनीय होने चाहिए, विश्वास योग्य होने चाहिए जिनके आधार पर दोष सिद्धि की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब हम डाइंग डिक्लेरेशन पढ़ते हैं तो डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे हम किसी व्यक्ति को कन्विक्ट कर सकते हैं, दोष सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर जब भी किसी पर्सन ने कोई स्टेटमेंट कहे और वो मरा नहीं तो हम उसे कोरोगेटिव एविडेंस के रूप में यूज करते हैं। उस सिचुएशन में कोरोगेटिव एविडेंस के बेसिस पे हम किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि जब भी डाइंग डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट किए जाएंगे तो वो इतने सही होने चाहिए, विश्वास योग्य होने चाहिए कि उन पर दोष सिद्धि, कन्विक्शन किया जा सके। तो ये केस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट केस था शशि कला वर्सेस आंध्र प्रदेश का 2004 का केस था। इस केस में कहा कि जब भी डाइंग डिक्लेरेशन के जो स्टेटमेंट है उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु की आशंका के समय किया गया हो, कि जब कोई व्यक्ति कोई स्टेटमेंट कर रहा है, देखो जिस टाइम स्टेटमेंट किए जा रहे हैं उस टाइम पे वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं है, क्योंकि जब भी स्टेटमेंट किए जाते हैं, स्टेटमेंट करने के बाद व्यक्ति मरता है तब उन स्टेटमेंट को हम डाइंग डिक्लेरेशन में कंसीडर करते हैं। तो जब भी डाइंग डिक्लेरेशन के स्टेटमेंट होते हैं उस टाइम पे उस व्यक्ति को मरने की आशंका नहीं होती है, मतलब उस व्यक्ति को नहीं पता होता कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन वो अपनी सिचुएशन के बारे में जब बता के जाता है उसके बाद वो मर जाता है तब वो स्टेटमेंट क्या हो जाते हैं, डाइंग डिक्लेरेशन माने जाते हैं। तो ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के केस थे। शशि कला वाला इंपॉर्टेंट केस है, उसके अलावा दर्शन सिंह का इंपॉर्टेंट है, मणिबेन का इंपॉर्टेंट है, मदन लाल का इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ चीजें थी डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। अब आप इस क्लास को देखने के बाद सेक्शन 26 क्लोज 1 पढ़िए, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि डाइंग डिक्लेरेशन में एक्चुअल में हमारा बीएसए क्या कहता है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको बताई है, कंसेप्चुअल चीजें बताई है, ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि डाइंग डिक्लेरेशन एक्चुअल में होता क्या है,
कौन करता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि डाइंग डिक्लेरेशन को नोट कौन करता है। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं होता कि डाइंग डिक्लेरेशन को ऑलवेज मैजिस्ट्रेट ही नोट करे, कोई भी व्यक्ति उन स्टेटमेंट को नोट कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उन स्टेटमेंट को सुन सकता है और कोर्ट में आके जब वो बताता है तब उन स्टेटमेंट को हम एज अ डाइंग डिक्लेरेशन काउंट करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति उन स्टेटमेंट को लिख सकता है जो कि बाद में डाइंग डिक्लेरेशन बनते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें मैंने आपको डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताई है, आपको समझ आया, क्लियर हुआ, उसके लिए मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो चीजें मैंने आपको बताई है, केस लॉज बताई है, एक्स्ट्रा चीजें बताई है, उनको आप अपने नोट्स में लिखो, मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करने वाली है। इसके अलावा आप किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, लेक्चर चाहते हो, उसके लिए भी आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।